Good morning, students. We are reading about the chapter number 18, Democracy and Equality, from class 7th. And this is the civics part. We have already we have already discussed about the preamble of Constitution of India. ये क्या है कॉन्स्टिट्यूशन इंडिया? ये एक ऐसा डॉक्यूमेंट है जिसमें भारतीय लोग कैसे रहेंगे उसके बारे में लिखा गया है। कौन से कानून हमारे भारत में फॉलो किए जाएंगे और कौन कौन से यहाँ पे इंस्टीट्यूट होंगे और कैसे कानून बनाया जाएगा और उस कानून को कैसे लागू किया जाएगा, ये सारा हमने पढ़ा था। आज हम पढ़ने वाले हैं इसके आगे का पार्ट, तो सारे बच्चे ध्यान से देखिए। इन क्लास 6 we have read that in democracy everyone is equal. डेमोक्रेसी में हर कोई इक्वल है, ये हम इसके बारे में क्लास 6 में पढ़ चुके हैं। क्लास 6 में अगर आपको याद होगा तो उसमें आपने पढ़ा होगा कि डेमोक्रेसी एक ऐसा सिस्टम होता है शासन का जिसमें हर एक व्यक्ति, हर एक नागरिक इक्वल माना जाता है। आवर कॉन्स्टिट्यूशन हैज ग्रांटेड यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइजी। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने हमें यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइजी का अधिकार दिया है, मतलब राइट टू वोट टू एवरीवन, के हम सभी को ये अधिकार दिया है कि हम वोट डाल सकते हैं। हम सभी को ये अधिकार दिया है बिना किसी भेदभाव के, हमें वोट का अधिकार है। और ये वोट का अधिकार हमें कब मिलेगा? जब हम 18 ईयर के हो जाएंगे, विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन, बिना भेदभाव के। चाहे हम किसी भी जाति के हों, चाहे किसी भी रंग के, कोई बंदा हमारे भारत में काले रंग का है, कोई गोरे रंग का है, कोई गेहूं रंग का है, बिना किसी भेदभाव के सबको वोट का अधिकार दिया गया है। हमारे भारत में बहुत सारे धर्म हैं, जैसे हिंदू, मुस्लिम, सिख ईसाई, पारसी, बौद्धी, जैनी, तो ये इतने सारे धर्मों के लोग रहते हैं। तो ये थोड़ी कहा जाता कि ये इस धर्म के व्यक्ति को वोट का अधिकार देना और किसी को वोट का अधिकार नहीं देना। सभी को वोट का अधिकार दिया गया है। जितने भी रीजन है भारत के, टोटल जितना भी एरिया है उसके अंदर रहने वाले सभी सिटीजन्स को वोट का अधिकार है। जो कोई भी भाषा बोलते, लैंग्वेज बोलते हैं, उन सभी को वोट का अधिकार है। 1 मैन 1 वोट भारत में दी गई है, एक व्यक्ति को एक वोट का अधिकार जरूर दिया गया है। वॉज द मोस्ट करेजियस स्टेप ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेमर्स। जिन्होंने हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बनाया है, ये उनका बहुत बढ़िया स्टेप है कि हर व्यक्ति को एक वोट का अधिकार तो दिया ही गया है। आगे देखो, एज मोस्ट इंडियंस वर इलिटरेट। हमारे भारत में बहुत सारे ऐसे भारतीय थे जो पढ़े लिखे नहीं थे, गरीब थे, लेकिन फिर भी उनको वोट का अधिकार दिया गया। आपको पता होना चाहिए, आपको बता दूं, फ्रांस में पहले जो अमीर वर्ग होता था, बहुत सारी कंट्रीज में जो अमीर लोग होते थे सिर्फ उसको वोट का अधिकार होता था। जो सरकार को टैक्स देते थे उनको वोट का अधिकार होता था, जो गरीब लोग थे उनको वोट का अधिकार नहीं होता था। द पीपल ऑफ इंडिया कास्ट देयर वोट्स एंड इलेक्ट देयर रिप्रेजेंटेटिव्स फॉर अ फिक्स्ड पीरियड। जो भारतीय लोग थे वो वोट देते हैं एंड इलेक्ट देयर रिप्रेजेंटेटिव, और अपने प्रतिनिधियों को चुनते हैं। जैसे हमने अपने पंजाब में देखिए अपने मुख्यमंत्री को चुना है, भारत में हमने अपने प्रधानमंत्री को चुना है, इवन हमने अपने एरिया के MLA जिसका नाम है संगत सिंह गिल जी गढ़दीवाला के, हमने उनको भी चुना है। इसके अलावा देखिए जो विलेज में वोट सिस्टम है, हम किसको वोट करते हैं? विलेज में हम किसको वोट करते हैं? सरपंच को वोट करते हैं, पंचों को वोट करते हैं, और हमारी जो शहर हैं उनमें नगर पालिकाएं हैं, म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन है, उनमें भी हम MC मेंबर ऑफ कॉर्पोरेशन के मेंबर को वोट करते हैं। तो भारत में हमें सिर्फ वोट का अधिकार नहीं बल्कि अपने रिप्रेजेंटेटिव को अपनी मर्जी से चुनने का भी अधिकार दिया गया है। These representatives run the government according to the wishes of people. ये जो हमारे रिप्रेजेंटेटिव होते हैं, जो हमारे प्रतिनिधि होते हैं, वो जो गवर्नमेंट चलाते हैं, वो सारा जो सिस्टम है उनका वो लोगों की इच्छा पर बेस्ड होता है। जैसे लोगों को जैसे कानून चाहिए उनको वैसे ही कानून दिए जाते हैं। जो लोगों की नीड होती है उनको वो पूरा करते हैं, डिमांड्स को कंप्लीट करते हैं, जरूरतों का ख्याल रखते हैं। देखिए हमारे एरिया में गढ़दीवाला में अगर आपको देखिए कहीं पे गली नहीं बनी हुई है या सड़कें खराब है तो उसको इम्प्रूव किया जाता है, ठीक है, सीवरेजेस बनाई जा रही हैं। इफ द इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स डू नॉट डू सो, पीपल डू नॉट वोट फॉर देम इन द नेक्स्ट इलेक्शन। अगर हमारे रिप्रेजेंटेटिव हमारे लिए काम नहीं करते,
अगर हमारे चुने हुए अधिकारी हमारी जरूरतों का ध्यान नहीं रखते तो हम अगले इलेक्शन में उनको कभी वोट नहीं करते, तो हमने दूसरे बंदे को वोट दे देनी है। People also keep a close watch on the activities of their representatives to guard their rights. जो लोग हैं वो अक्सर मतलब ये जो कीप ए क्लोज वॉच ऑन द एक्टिविटी ऑफ द रिप्रेजेंटेटिव, जो लोग हैं वो अपने प्रतिनिधियों के ऊपर वॉच करते हैं, अपने प्रतिनिधियों पर ध्यान रखते हैं कि हमारे प्रतिनिधि क्या कर रहे हैं, जिनको हमने चुना है कोई काम भी कर रहे हैं कि नहीं कर रहे। जैसे आप देखो, आप अपने विलेज में सरपंच को चुनते हो तो आप ये ध्यान रखते हो ना 5 साल कि हमारा सरपंच कोई काम कर रहा है या नहीं कर रहा है, कोई गली नाली इसने बनाई है या नहीं बनाई, कोई पार्क के लिए अभी ग्रांट आई है, पार्क बनाया कि नहीं, सीवरेज के लिए पैसे आए हैं गांव-गांव में, क्या वो बनाई है कि नहीं बनाई है। तो हम इन बातों का ध्यान रखते हैं, कितना पैसा उसने खर्च किया और कितना खुद उसने अपने में ही संभाल लिया, जो कितना ये समझ लो कि सरकार के पैसे को उसने यूज किया और कितना यूज नहीं किया, इस बात का हम पूरा ध्यान रखते हैं। हम बोलते चाहे नहीं है, लेकिन हमारी नजरें अपने रिप्रेजेंटेटिव के काम पर ही टिकी होती हैं एज ग्रांटेड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन। और हमारे रिप्रेजेंटेटिव अगर अच्छे काम करेंगे तो हम उन्हीं को चुनेंगे, अगर वो अच्छे काम नहीं करेंगे तो हम उनको कभी भी नहीं चुनेंगे। ये देखिए क्या लिखा है, मेरे पास योजनाएं हैं, घोषणाएं हैं, वादे हैं, तो इसने कहा मेरे पास वोट है। एक ये यहाँ पे बता रहे हैं जो मंत्री हैं वो आम व्यक्ति को कह रहा है कि मुझे वोट दो, मेरे पास योजनाएं हैं, घोषणाएं हैं, मेरे पास वादे हैं, लेकिन आम व्यक्ति कह रहा है कि मैं तुम्हें उल्टा लटका सकता हूं क्योंकि मेरे पास वोट का अधिकार है, इसलिए अच्छे से काम करना। ठीक है, आगे देखो, लुक एट द कार्टून, द पॉलिटिशियंस मेक प्रोमिसेस टू ल्योर द वोटर। वो वोटरों को रिझाने के लिए बड़े सारे प्रोमिसेस करते हैं, हम आपके एरिया में ये एक स्कूल बनवा देंगे, हॉस्पिटल बनवा देंगे, पक्की सड़कें बनवा देंगे, सीवरेजेस बनवा देंगे, पार्क बनवा देंगे, वगैरह वगैरह बड़े वादे करते हैं, लेकिन वो पूरे भी करेंगे अपने वादे। बट द वोटर्स इज कॉन्फिडेंट ऑफ द पावर ऑफ हिज वोट। लेकिन वोटर को पता है, जो व्यक्ति हम लोग हैं, हमें पता है हमारे पास वोट की पावर है। अगर वो हमारे साथ किए गए वादे पूरे नहीं करेंगे तो हम उनको वोट नहीं देंगे। इलेक्शंस आर द बेसिस ऑफ इक्वालिटी। हमारे जो भारत में इलेक्शन होते हैं वो इक्वालिटी बेस पर होते हैं। मतलब ये नहीं है कि कोई बंदा गरीब है या बहुत कोई अमीर है तो गरीब को वोट का अधिकार नहीं है, अमीर को ही वोट का अधिकार है, या औरतें हैं उनको वोट का अधिकार नहीं है, ऐसी कोई बात नहीं है। हर कोई व्यक्ति जो 18 साल से ऊपर का है, 18 ईयर एज से ऊपर का है, उसको वोट का अधिकार है। मैनी पॉलिटिकल पार्टीज पार्टिसिपेट इन इलेक्शन। भारत में बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टीज हैं, कईयों के तो नाम आप बच्चों को पता होंगे, जैसे बीजेपी है, कांग्रेस है, आप है, बसपा है, अकाली दल है, तृणमूल कांग्रेस जैसे बंगाल में है, ममता बनर्जी की पार्टी। Each political party is an organized group having its own policies and programs. जो हमारी हर पॉलिटिकल पार्टी है वो ग्रुप ऑर्गेनाइज करती है, उनके अपने अपने ग्रुप है, हर पॉलिटिकल पार्टी के अपने ग्रुप हैं, अपनी पॉलिसीज हैं एंड प्रोग्राम्स हैं। मतलब ये बीजेपी कहेगी कि मेरी ये पॉलिसी है, मैं ये करूंगा, कांग्रेस कहेगी मेरी ये पॉलिसी है, मैं ये काम करूंगी। तो ऐसे मतलब हर पार्टी की अपनी पॉलिसी और अपने प्रोग्राम्स होते हैं। तो हम क्या करते हैं, हम उनकी पॉलिसीज को देखते हैं और उनके बंदों के काम को देखते हैं, फिर हम वोट करते हैं। पार्टी कैंडिडेट्स आर सिलेक्टेड and supported with manpower and financed by political parties having a definite program that the general public is familiar with. पार्टी कैंडिडेट मतलब जो पार्टी के उम्मीदवार होते हैं उनको पहले सिलेक्ट करा जाता है। मान लो कि मैंने इलेक्शन में खड़े होना है, मान लो आपकी टीचर जो है, जो भी आपको पढ़ा रही है, वो इलेक्शन में खड़ा हो गई, तो पहले मुझे तो पार्टी जो है वो मुझे सिलेक्ट करेगी, मुझे पार्टी का वोट मतलब एक टिकट दिया जाएगा। मान लो मैंने किसी एक पार्टी का टिकट ले लिया और उसके बाद मतलब उसकी सपोर्ट मिलने के बाद मैं अपनी मैन पावर को कलेक्ट करूंगी। सपोर्टेड विद मैन पावर मतलब कि मुझे लोग वोट डालें, इसके लिए मुझे मैन पावर चाहिए, मतलब मेरे साथी होने चाहिए, सहयोगी होने चाहिए, दोस्त मित्र होने चाहिए जो मुझे वोट डाले।
जहां मेरे काम ऐसे, जहां मेरा बिहेवियर ऐसा होना चाहिए जिसको देखते हुए लोग मुझे वोट डालें। फाइनेंस बाय पॉलिटिकल पार्टीज, इसके अलावा वोटिंग के लिए जब मैं जगह जगह पर जाऊंगी और मुझे गाड़ियां ले जानी पड़ेंगी अपनी, जब मुझे जगह जगह पर घूमना पड़ेगा, एक छोटे छोटे पैम्फलेट्स होते हैं वो मुझे छाप के लोगों के हाथ में देने पड़ेंगे, ठीक है ना, तो उसके लिए खर्चा होता है, तो वो पैसे चाहिए मुझे, तो फाइनेंस इकट्ठा करती है। पॉलिटिकल पार्टीज क्या करती हैं, फिर पैसा इकट्ठा करती हैं। देखो पॉलिटिकल पार्टीज पैसा इकट्ठा करती हैं, अपने कैंडिडेट को चुनती हैं, कैंडिडेट, इसके अलावा उनको मैन पावर चाहिए, ठीक है ना, तो ये प्रोग्राम चलता ही रहता है और इसके बाद चुनाव होते हैं। इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स हैव टू कैंपेन ऑन देयर ऑन। कुछ कैंडिडेट इंडिपेंडेंट भी होते हैं भारत में। इंडिपेंडेंट कैंडिडेट का क्या मतलब होता है, जैसे देखो अभी हम ये मान के चले कि मैंने गढ़दीवाला से खड़े होना है, गढ़दीवाला टांडा से मैंने एमएलए के लिए खड़े होना है, समझो आपके टीचर ने खड़े होना है एमएलए की पोस्ट के लिए, और मुझे किसी भी पार्टी का टिकट नहीं मिलता, ना तो मुझे बीजेपी अपना टिकट देती है, मतलब मैं बीजेपी की तरफ से नहीं लड़ूंगी, ना तो कांग्रेस अपना टिकट देती है, ना ही मुझे अकालियों ने अपना टिकट दिया है, और ना ही किसी और पार्टी ने मुझे अपना टिकट दिया है, लेकिन फिर भी मैं एमएलए की पोस्ट के लिए खड़ा होना चाहती हूं, तो मुझे क्या होगा, मुझे अधिकार होगा इंडिपेंडेंट कैंडिडेट की तरह खड़े होने का। मैं यहाँ पे आजाद कैंडिडेट खड़ा हो जाऊंगी और फिर कैंपेन करूंगी। कैंपेन करना मतलब मैं घर घर जाऊंगी, उसके बाद मैं वोट मांगूंगी, लोगों को पैम्फलेट दूंगी, सारा खर्चा मेरा खुद का होगा, ठीक है, और लोग जो है अगर मुझसे इम्प्रेस्ड हैं, अगर लोग मेरे बिहेवियर को अच्छा मानते हैं तो वो मुझे जरूर वोट करेंगे, नहीं तो वो किसी पार्टी के बंदे को वोट कर देंगे। हेंस इट इज नॉट एन इजी टास्क फॉर एन इंडिपेंडेंट कैंडिडेट। अब यहाँ पे बात आ रही है कि क्या कोई इंडिपेंडेंट कैंडिडेट कभी कोई जीतता भी है? जीतता तो जरूर है इंडिपेंडेंट कैंडिडेट, लेकिन उसका खुद का बिहेवियर इतना अच्छा होना चाहिए कि लोग उसको जाने और उसको वोट दें। लेकिन जो लोग हैं वोट पता किसको देते हैं? लोग पार्टी को वोट देते हैं। हम इंडिपेंडेंट कैंडिडेट को वोट देते ही नहीं है, हम देते हैं पार्टी को वोट। हम या तो बीजेपी को वोट देंगे, या तो हम कांग्रेस को वोट देंगे, या फिर आम आदमी पार्टी को, या अकाली पार्टी को जो पंजाब में है। तो कहने का मतलब ये है कि हम पार्टी को देख के वोट देते हैं, बंदे को देख के वोट नहीं देते, ठीक है। बंदे को देख के वोट हमने, मतलब इंडिपेंडेंट कैंडिडेट को कभी वोट नहीं मिलती भी है लेकिन बहुत कम मिलती है, जब बड़ी मुश्किलों से मिलती है, लेकिन पार्टी को वोट तो लोग जो है वो दे ही देते हैं। आगे देखिए यहाँ पे डू यू नो क्या लिखा है, इन इंडियन डेमोक्रेसी व्हेन अ सिंगल मेजोरिटी पार्टी कैन नॉट फॉर्म द गवर्नमेंट, सम पॉलिटिकल पार्टीज ज्वाइन हैंड्स टू फॉर्म अ गवर्नमेंट, इट इज नॉन एज कोलिशन गवर्नमेंट। इसका मतलब क्या है, जरा बिल्कुल ध्यान से सुनना है। जैसे इस समय बताइए मुझे कि सेंट्रल गवर्नमेंट में किस पार्टी की गवर्नमेंट चल रही है, बताइए मुझे। जो बच्चे क्लास में बैठे हैं वो मुझे बताइए कि सेंटर में भाई कौन सी पार्टी है जिसकी गवर्नमेंट चल रही है? नरेंद्र मोदी की पार्टी कौन सी है, बताइए बच्चों। बीजेपी की पार्टी है, ठीक है ना। तो यहाँ पे बात, हाँ जी, तो यहाँ पे बात आ रही है कि अगर किसी भी पार्टी को प्रॉपर उसके बंदे चुन के नहीं आते, तो मैं यहाँ पे आपको थोड़ा सा समझाती हूँ। जैसे इस समय हमारे 545 मेंबर हैं, किसमें? हमारे लोकसभा में, जिसमें हमारे प्रधानमंत्री चुने जाते हैं। तो 545 में से कम 300 एमपी तो हमारे प्रधानमंत्री के पक्ष में होने ही चाहिए। लेकिन मान लो 300 बंदे उसके पक्ष में नहीं है, कम है, 200 है, तो उसको 100 बंदे और चाहिए कि नहीं चाहिए? तो ये 100 बंदे वो कैसे पूरे करेगा? अपनी पार्टी के 200 और दूसरी पार्टीज के साथ वो हाथ मिला लेगा और उनसे उनके बंदे जो यहाँ पे एमपी बन के आए हैं लोकसभा में, उनको अपने साथ शामिल कर लेगा 100 बंदों को, तो उसके हो जाएंगे 300 बंदे। इस तरह जो पार्टी सत्ता में आती है, जो पार्टी खुद के मेंबर पूरे नहीं होते और दूसरी पार्टीज के मेंबर को अपने साथ जोड़ लेती है, प्लस कर लेती है, तो उस गवर्नमेंट को क्या बोलते हैं? कोलिशन गवर्नमेंट। कोलिशन गवर्नमेंट पता है आपको किसके समय बनी थी?
कोलिशन गवर्नमेंट बनी थी, अटल बिहारी वाजपेयी के समय बनी थी जो हमारे प्रधानमंत्री थे, फिर डॉक्टर मनमोहन सिंह के समय भी बनी थी। तो ऐसे में क्या होता है, जो प्रधानमंत्री होता है ना, वो प्रॉपर डिसीजन ले ही नहीं पाता। क्यों? क्योंकि जिससे उसने 100 बंदे लिए हैं ना, उस पार्टी की बातों को भी मानना पड़ता है। ठीक है, लेकिन अभी के समय जो हमारी बीजेपी पार्टी है, जो नरेंद्र मोदी की पार्टी है, उसके अपने बंदे ही पूरे कंप्लीटेड है, उसको किसी से और बंदे लेने की जरूरत ही नहीं पड़ी। तो इस बार जो गवर्नमेंट है वो कोलिशन गवर्नमेंट नहीं है। इसी ये इसका ये प्लस पॉइंट पता क्या है? इसका प्लस पॉइंट मतलब अच्छी बात ये है, जो हमारे जो मोदी सरकार है उसमें जो भी डिसीजन नरेंद्र मोदी लेते हैं उसके लिए उनको किसी के आगे झुकना नहीं पड़ता। वो बिल्कुल फ्रीली डिसीजन लेते हैं, बिना डरे हुए, निडर होकर। मतलब उनको किसी दूसरी पार्टी के आगे हाथ फैलाने नहीं पड़े हैं अपने बंदों को पूरा करने के लिए। आगे देखो, इन इंडियन मल्टी पार्टी सिस्टम द पार्टी और अ कॉम्बिनेशन ऑफ पार्टी दैट गेट्स द मेजोरिटी फॉर्म द गवर्नमेंट। भारत में मल्टी पार्टी सिस्टम है। मल्टी पार्टी पता क्या होता है? एग्जाम्पल के तौर पे चाइना जो है ना, जो चाइना कंट्री है, चाइना कंट्री पता है आपको कहाँ है? चाइना में सिंगल पार्टी सिस्टम है, वहां पे सिर्फ एक ही पार्टी है पूरी कंट्री में। चाइना में सिर्फ एक पार्टी है, ठीक है। और ब्रिटेन और अमेरिका में 2 पार्टियां हैं, ठीक है। ड्यूल पार्टी सिस्टम है, उसको ड्यूल बोलते हैं। 1 पार्टी सिस्टम, ड्यूल पार्टी सिस्टम। लेकिन इंडिया में कौन सा सिस्टम है? मल्टी पार्टी सिस्टम। ये मल्टी का मतलब क्या होता है? मल्टी का मतलब क्या होता है जरा समझना है। जब आप किसी दुकानदार के पास जाते हो तो आप बोलोगे जी आपके पास कौन सी चॉकलेट है? दुकानदार बोलेगा अरे मेरे पास तो सिर्फ डेयरी मिल्क ही है जी, तो मेरे पास सिर्फ एक है। फिर वो दूसरे दुकानदार के पास जाएगा तो वो बोलेगा जी आपके पास कौन कौन सी चॉकलेट है? तो दुकानदार कहता है मेरे पास डेयरी मिल्क भी है और मेरे पास दूसरी कोई चॉकलेट का नाम बोलो जो आपको अच्छी लगती है। 5 स्टार, 5 स्टार, हम 5 स्टार ले लेते हैं, ठीक है। ध्यान दो, देखो एक दुकानदार कहता है मेरे पास एक चॉकलेट, एक तरह की ही चॉकलेट है डेयरी मिल्क। दूसरा दुकानदार कहता है मेरे पास डेयरी मिल्क भी है और 5 स्टार भी है, ठीक है। लेकिन हमें तो कुछ और चॉकलेट चाहिए, ठीक है ना। तो हम तीसरे दुकानदार के पास जाते हैं। तीसरा दुकानदार कहता है मेरे पास मल्टी चॉकलेट्स है, मेरे पास बहुत सारी चॉकलेट्स है, तो आपको जो चाहिए आप ले सकते हो। इसी तरह देखिए, जो चाइना है उसमें सिर्फ एक पार्टी है, ब्रिटेन और अमेरिका में 2 पार्टियां हैं, लेकिन भारत में बहुत सारी पार्टियां हैं। तो इसका मतलब हमारे पास तो बहुत चॉइस है कि हम कौन सी पार्टी को इस बार जेतू बनाएंगे, किस पार्टी के बंदे को चुनेंगे, ठीक है। और इन पार्टियों में से जो भी पार्टी मेजोरिटी में होती है, जिस पार्टी को हम सबसे ज्यादा चुनते हैं, उस पार्टी की गवर्नमेंट बनती है। जिस बार इस समय हमारे भारत में एनडीए मतलब बीजेपी की मेजोरिटी है, इसलिए बीजेपी की गवर्नमेंट है। इसी तरह पंजाब में कांग्रेस की मेजोरिटी है, इसलिए पंजाब में कांग्रेस की गवर्नमेंट है। जिस पार्टी की मेजोरिटी, उस पार्टी की गवर्नमेंट। The elected leader of the party or a person whom the combination of parties support become the prime minister। अब जो पार्टी इलेक्ट होके आ गई, उस पार्टी का जो भी नेता होगा ना, वो प्रधानमंत्री बन जाएगा। जैसे बीजेपी पार्टी का नेता जो है वो नरेंद्र मोदी है, तो वो प्रधानमंत्री बन गए। अब देखते हैं नेक्स्ट टाइम पे कौन प्रधानमंत्री बनेगा। आगे देखिए, अ पार्टी और कॉम्बिनेशन ऑफ पार्टीज दैट फॉल्स टू गेट मेजोरिटी। लेकिन मान लो कोई एक पार्टी मेजोरिटी लेने में फेल हो गई, मतलब एक पार्टी ने प्रॉपर मेजोरिटी ली ही नहीं, उसके ज्यादा बंदे चुन के आए ही नहीं, तो फिर सीट्स उसने ली ही नहीं, परफॉर्म द रोल ऑफ ओपोजिशन। जिस पार्टी ने मेजोरिटी नहीं ली वो कौन सा रोल प्ले करेगी? वो ओपोजिशन का रोल प्ले करेगी, विरोधी पार्टी का रोल प्ले करेगी। जैसे इस समय भारत में रूलिंग पार्टी बताइए कौन सी है? भारत में रूलिंग पार्टी नरेंद्र मोदी की है, तो ओपोजिशन पार्टी कौन सी है बताइए? बताइए कौन सी है भारत में? ओपोजिशन पार्टी कौन सी है बेटा?
कांग्रेस है भारत में, इसमें ओपोजिशन पार्टी में वैसे तो कोई भी नहीं है, लेकिन फिर भी अगर ओपोजिशन देखा जाए तो राहुल गांधी की पार्टी ओपोजिशन पार्टी कहलाएगी, कांग्रेस पार्टी। मतलब ये कि प्रधानमंत्री कोई भी काम करता है, उनकी नीतियों में से जो गलत बातें हैं वो उसको चुनते हैं और लोगों के सामने लेके आते हैं। इट कीप्स अ चेक ऑन द एक्टिविटीज ऑफ द रूलिंग पार्टी एंड प्रोटेक्ट द राइट ऑफ द पीपल। जो ओपोजिशन पार्टी है वो भी अपना रोल प्ले बहुत अच्छी तरह से करती है। वो रूलिंग पार्टी जो है उसकी नीतियों, उसकी गलत नीतियों से लोगों को प्रोटेक्ट करती है। अगर रूलिंग पार्टी गलत नीतियां चला रही है, गलत कानून बना रही है, तो वो लोगों को जागरूक करके लोगों को अवेयर करती है और लोगों को कहती है कि आप इसे इन कानूनों का विरोध करो। आगे देखो, बट बिफोर इंडिपेंडेंस सम सेक्शंस ऑफ आवर सोसाइटी सफर्ड फ्रॉम इकोनॉमिक एंड सोशल बैकवर्ड। जब भारत आजाद हुआ तब भारत में कुछ कई लोग ऐसे थे जो इकोनॉमिकली बहुत वीक थे, उनके पास पैसा नहीं था, सोशली बैकवर्ड थे। कुछ लोगों को नीचे दर्जे के बोल के उनको समाज से बाहर निकाला हुआ था, जब समाज के साथ उनका बिहेवियर अच्छा नहीं था, समाज उनके साथ अच्छा बिहेवियर नहीं करता था। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ फ्री इंडिया मेड स्पेशल प्रोविजन और provision for them so that everyone can live a life of dignity and enjoy equality। इसलिए भारत के कॉन्स्टिट्यूशन में एक ऐसा प्रावधान किया गया, ऐसा सिस्टम क्रिएट कर दिया गया कि हर कोई बंदा रिस्पेक्ट से जिए, इक्वालिटी से जिए। हर बंदे को अपनी रिस्पेक्ट और दूसरों की रिस्पेक्ट करनी चाहिए। इट हैज इंटरेस्टेड द गवर्नमेंट विद द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ प्रोवाइडिंग सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल इक्वालिटी। तो इसी तरह भारतीय गवर्नमेंट ने ये रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाई है कि हर एक व्यक्ति को सोशली तौर पे, सामाजिक तौर पे, जितने भी लोग समाज में रहते हैं, हमारे आसपास रहते हैं, जितने भी लोग हैं, वो आर्थिक तौर पे, इकोनॉमिक लाइफ जो है उनकी अच्छी हो, पॉलिटिकल इक्वालिटी होनी चाहिए, सभी को वोट का अधिकार होना चाहिए, अपने रिप्रेजेंटेटिव चुनने का अधिकार होना चाहिए। ये नेसेसरी कंडीशंस है फॉर सक्सेसफुल वर्किंग ऑफ इंडियन डेमोक्रेसी। तो सोशल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल इक्वालिटी ही हमारे देश की तरक्की का आधार है। अगर सभी को ये इक्वालिटी मिलती है, समानता मिलती है, तो ही हमारा देश तरक्की कर पाएगा। ठीक है, कल हम पढ़ेंगे अपने राइट्स के बारे में। तो आज के लिए इतना ही काफी है।